नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज बात करेंगे पानी, पैमाना और प्यूरिफायर की। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन क्या ये बात हमारे आपके घरों में लगे आरओ के पानी पर भी लागू होती है? आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, सीधे शब्दों में कहा जाए तो पानी को साफ करने की प्रक्रिया। आजकल ज्यादातर लोग आरओ के पानी पर निर्भर दिखाई देते हैं। अगर घर में आरओ नहीं भी लगा है तो बाहर से पानी की बंद बोतल मंगा ली जाती है। बड़े शहरों में तो ये बहुत आम सी बात है। कई बार ये भी देखा गया है कि आरओ लगवाना स्टेटस सिंबल भी माना जाने लगा है। वहीं एनजीटी ने दिल्ली के उन स्थानों पर आरओ पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था जहां पानी में कुल विलीय ठोस पदार्थ यानी टीडीएस 500 mg प्रति लीटर से कम है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही मानते हुए आरओ कंपनियों को सरकार के आगे अपनी बात रखने के लिए 10 दिन का समय दे दिया है। एनजीटी का कहना है कि लोगों को बिना खनिज पदार्थ वाले पानी के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाए और सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि देश भर में जहां भी आरओ की अनुमति दी गई है वहां 60% से गंदा पानी दोबारा इस्तेमाल किया जाना जरूरी हो। तो बड़ा सवाल यह है कि आरओ से मिलने वाले पानी का पैमाना क्या है? कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिन पर आरओ के पानी की गुणवत्ता को हम आंक सकते हैं? पानी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या गाइडलाइंस हैं और आरओ से मिलने वाले पानी के बदले में हम कितना पानी रोज जाया कर रहे हैं? आज ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ वरुण गुप्ता जुड़ रहे हैं, निदेशक हैं कैंट आरओ प्राइवेट लिमिटेड के। स्वागत वरुण जी आपका। अविनाश मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सलाहकार जल संसाधन नीति आयोग। स्वागत सर आपका। बालेंदु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वकील हैं, एनजीटी का पक्ष रखते हैं। आप सभी का स्वागत। बालेंदु जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत। एनजीटी ये कहता है कि 500 से टीडीएस जहां नीचे हैं दिल्ली में, वहां आरओ की कोई जरूरत नहीं है। इसके पीछे की थियरी क्या, लॉजिक क्या है असल में? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एनजीटी नहीं कह रहा है। एनजीटी के ये जो ऑर्डर आए हैं बेस्ड ऑन वन कमिटी, एक कमिटी बनाई गई थी जिसमें एमओएफ पार्टी थी, सीपीसीबी पार्टी थी, आईआईटी दिल्ली पार्टी थी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पार्टी थे, नीरी पार्टी थी। तो इन सारों को मिलाकर एक कमिटी बनाई गई थी। कमिटी ने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की और स्टडी के बाद उनका ये असेसमेंट था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। लाइक 500 टीडीएच से यदि वाटर का क्वालिटी कम है तो फिर वहाँ पर मतलब आरओ की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि 500 से ज़्यादा है फिर वहाँ पे ज़रूरत है। तो आखिर अभी आज के तारीख में जो हर जगह है जो आप आरओ लगा रहे हैं तो उसका क्या ये स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो उसके रेमिफिकेशन क्या है, और कर रहे हैं तो और जो अभी जो लगातार इस तरह के आरओ जो हर घर में इंस्टॉल किए जा रहे हैं तो उससे जो कार्ट्रिज निकल रहा है, मेम्ब्रेन जो निकलते हैं, तो उसका डिस्पोजल किस तरह से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर एनजीटी ने एक बड़ा ही संतुलित फैसला दिया है बेस्ड ऑन कमिटी और एज वेल एज जो रियलिटी है कि जिस तरह से वो सारी कार्ट्रिज जिस तरह से फेंके जाते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते और ले दे के फिर वो पोल्यूशन फर्दर उस पोल्यूशन में एक इजाफा करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को नियमित और नियंत्रित करने के आदेश हैं। लेकिन वाटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन कहती है कि दिल्ली का पानी पीने लायक ही नहीं है, आरओ का इस्तेमाल करना पड़ेगा वहां पे। ये तर्क उनकी तरफ से दिया गया है। देखिए, एनजीटी ने कहीं ये नहीं बोला है कि आप आरओ का इस्तेमाल ना करें। एनजीटी का तर्क बिल्कुल ना तो दिल्ली को लेकर स्पेसिफिक है कि दिल्ली को लेकर ऐसे कोई आदेश है। एनजीटी ने सिर्फ आरओ मशीन और उस मशीन की यूटिलिटी कैसे की जा रही है उस यूटिलिटी के ऊपर अपने ऑर्डर रखे हैं, और वो भी एक कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर। तो इसलिए ये कहना कि दिल्ली के लोग इससे हताहत हैं, ये बिल्कुल कतई ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। एनजीटी के जो आदेश हैं सिर्फ और सिर्फ टीडीएस के स्टैंडर्ड को लेकर, क्या जो आज के मापक हैं, जो आज बड़ी सारी कंपनियां जो बेच रही हैं आरओ और हर घर में लगाए जा रहे हैं आरओ, तो क्या तमाम घरों में आरओ की जरूरत है क्या? वहां जहां पे पानी की गुणवत्ता सही मिल रही है उनको म्युनिसिपल सप्लाई दी जा रही है। ठीक है, हमारे साथ अविनाश जी भी हैं। अविनाश जी, असल में ये जानने की सबके दिल में ख्वाहिश है, ये इच्छा है कि असल में जो पानी हमको मिल रहा है उसका पैरामीटर है क्या? एक जो पानी हम यूज कर रहे हैं उनको किन मापदंडों पे हम देख सकते हैं कि हमें कैसा मिल रहा है? जैसा कि बालेंदु भी कह रहे हैं कि टीडीएस एक मैटर है जिसको आगे हाईलाइट किया है। सिर्फ देखिए, जहाँ तक सवाल है कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो कि 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए जी, ये एक पैमाना है। जो उसका पीएच है 6.5 to 8 होना चाहिए जी। इसी तरह कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ एसेंशियल मिनरल है, ये पानी में होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आरओ लगाता हूँ तो मेरा टीडीएस 60 हो जाएगा, या जहाँ कहीं भी आरओ लगे हैं वो टीडीएस 50 या 60 हो जाता है, और कई बार तो 10 भी हो जाता है, जबकि मुझे कैल्शियम 70 चाहिए। तो
70 मिलीग्राम पर लीटर मुझे कैल्शियम चाहिए, मुझे मैग्नीशियम चाहिए 30 मिलीग्राम पर लीटर। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि मेरी बोन्स वीक हो रही हैं, मुझे जो इसेंशियल मिनरल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। जो काम मुझे फिल्ट्रेशन से और अल्ट्रा वायलेट रेज से हो सकता है वो काम मैं रिवर्स ऑस्मोसिस से कर रहा हूँ, और उसमें रिजेक्ट में करीब करीब 80% वाटर वेस्ट कर रहा हूँ। जो रिजेक्ट वेस्ट वाटर है वो फिर ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है, वाटर बॉडी को कंटेमिनेट करता है, और आफ्टर ए सर्टेन लाइफ जब आरओ की वो मेम्ब्रेन यूजेबल नहीं रहती, उनका डिस्पोजल भी सैनिटाइज नहीं होता। वो भी हम इसी तरह से ज़मीन में या कहीं भी या सॉलिड वेस्ट में चला जाता है। तो ये सब बड़े सीरियस कंसर्न है, और एनजीटी का बिल्कुल ठीक ही ऑर्डर था, और उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपहेल्ड भी किया है। तो मेरी समझ में बिल्कुल ठीक है। लेकिन वरुण जी भी हमारे साथ। वरुण जी, असल में आरओ बेचते वक्त आरओ जो सेलर्स हैं वो क्या कहते हैं, असल में उसकी हाइलाइट्स क्या हैं, बेचे किन आधार पे जा रहे हैं? देखिए, मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पानी में दो किस्म की अशुद्धियाँ होती हैं। सबसे पहले होती है जो पानी में घुली हुई होती है, जैसे कि आप कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ। भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ आर्सेनिक, फ्लोराइड और जितने भी हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं फार्मिंग के टाइम, वो इवेंचुअली ग्राउंड वाटर में ही जाते हैं। तो ये सारी अशुद्धियाँ पानी में घुली हुई होती हैं। दूसरी तरीके की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो पानी में जो घुली नहीं होती, जैसे कि हमारी मिट्टी आ जाती है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे होते हैं। सो आरओ ही एकमात्र टेक्नोलॉजी है आज की डेट में जो पानी में से घुली हुई अशुद्धियाँ निकाल सकती है। ऐसी कोई और टेक्नोलॉजी आज की डेट में अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी नहीं है जो घुली हुई अशुद्धियाँ निकाल सके। अब कंसर्न ये आता है कि आपके घर में जो पानी आ रहा है उसमें कितनी घुली हुई और डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज़ हैं। उसका टोटल नंबर निकालना बहुत आसान है, एक सिंपल से मीटर से आप निकाल सकते हैं। लेकिन वो कौन कौन सी है, उसमें कितना आर्सेनिक है, कितना फ्लोराइड है, कितना एक्सेस आयरन है, कितना एक्सेस मैग्नीशियम है, कोई और हेवी मेटल्स हैं कि नहीं, उसके लिए आपको पानी लैब में ले जाना पड़ता है। सो इसलिए जो बेसिक लोग रूल फॉलो करते हैं कि अगर टीडीएस लेवल ज़्यादा है तो उसके अंदर घुली हुई अशुद्धियाँ ज़्यादा होंगी। लेकिन क्या शुद्ध पानी पीने के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर टीडीएस? मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि 68 मापदंड है जिसमें से सिर्फ एक है टीडीएस। राइट, तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि WHO ने भी गाइडलाइंस दी है, इंडिया में BIS ने भी गाइडलाइन दी है कि ड्रिंकिंग वाटर की स्पेसिफिकेशन में हर एक जो केमिकल, हर एक जो एलिमेंट है उसका, हर एक सॉल्ट का कितना कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। लेकिन आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप कोई उसके अंदर टेस्ट करें एकदम से और आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाए। आपको पानी अपना लैब में टेस्ट करवाना पड़ेगा, और यही एक तरीका है कि हर एक जो सॉल्ट है उसकी कितना कॉन्सेंट्रेशन उसे निकालने का, कोई और तरीका नहीं है। अरिंदु जी, असल में कई तरह की गाइडलाइंस, इनकी चर्चा अभी खुद गुप्ता जी भी कर रहे हैं कि कई तरह की गाइडलाइंस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ते हैं। कई बार कंज्यूमर में उसमें भी कंफ्यूज होता है कि कौन सी गाइडलाइन हमें कहाँ पे फॉलो करनी है, और क्या ये गाइडलाइन जगह से जगह, मतलब एरिया वाइज भी वेरी करता है क्या? अलग अलग जगह का अलग अलग गाइडलाइन होगा क्या? बिल्कुल, इसी बात को लेकर एनजीटी ने यही बोला है कि MOEF एक कॉम्प्रिहेंसिव नोटिफिकेशन जारी करे, और जिसके तहत सारे लोकल अथॉरिटीज़ अपने अपने इलाके में जो वहाँ की वाटर क्वालिटी है, किस तरह की वाटर क्वालिटी है, उसको लेकर वो पब्लिक के बीच में जाए और पब्लिक को बताए। क्योंकि आज क्या स्थिति है कि हर घर में आरओ का इस्तेमाल हो रहा है, तब जबकि खुद आरओ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो वो क्लियरली कहता है वो सलाइन वाटर है या ब्रैकिश वाटर है, उस तरह के पानियों के लिए आरओ की ज़रूरत है, ना कि तमाम जो भी सप्लाई वाटर होता है उसके लिए। तो अब सवाल ये उठता है, क्या वो आरओ सिर्फ उन्हीं जगहों पर लगाया जा रहा है जहाँ पे ज़रूरत है, या फिर स्टेटस सिंबल हो गया है? और दूसरी बात, जो खुद जो आरओ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कोर्ट के सामने, एनजीटी के सामने है, तो खुद इन्होंने स्वीकार किया है कि आरओ से जब वो प्रोसेसिंग करते हैं पानी को तो 80% वाटर ये वेस्ट करते हैं। ये खुद का उनका मतलब ये किसी और का नहीं है, ये आरओ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका वर्जन ये कमिटी के सामने है या फिर एनजीटी के सामने है। तो सवाल ये उठता है कि आप सिर्फ 20% वाटर रिटेन कर रहे हो, 80% वेस्ट कर रहे हो, तो क्या वो 80% को टैप करने की कोई योजना है क्या, कोई उस तरह की? क्योंकि आपने तो सामान बेच दिया, और उस सामान से जो वाटर, जो 80% वाटर वेस्ट जो वाटर जनरेट हो रहा है, वो तो फर्दर कहीं भी आप उसको ना तो इस्तेमाल कर रहे हो, वो फिर जाया जा रहा है।
एक तरफ तो आप कह रहे हो कि पानी की कमी है, दूसरी तरफ ड्रिंकेबल वाटर जो घर में सप्लाई हो रही है उस वाटर के ऊपर आप आरओ इस्तेमाल कर रहे हो, और आरओ से फिर फर्दर उसमें 80% वेस्ट जनरेट कर रहे हो, तब जबकि उन तमाम पानी को हम डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स है। तो सवाल यही उठता है कि आज तक कोई भी इस तरह की चीजों को सीरियसली ना तो मैन्युफैक्चरर ने कभी इसको अपने तरीके से एग्जामिन किया, और चूंकि इन्होंने एग्जामिन नहीं किया इसीलिए आज स्थिति ये हुई कि कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। और जब कमिटी आई, जब सारे सरकार के विभिन्न निकाय, विभिन्न अथॉरिटीज आए जो एक्सपर्ट है, उनका भी फिर वही वर्जन आया कि बिल्कुल ये सत्य है कि आरओ की जरूरत हर जगह नहीं है, और जब कभी भी आरओ लगाते हो तो उससे वाटर वेस्टेज बहुत ज्यादा है और उसको कैप करने की योजना बननी चाहिए। और जो दूसरा जो कंपनियां जो आरओ बेच रही हैं, तो उससे जो वेस्टेज जो जनरेट हो रहा है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपने तो अपना सामान बेच दिया, और हर पीरियडिकली आप 3 महीने 4 महीने में फिर आप मेम्ब्रेन बदलने के नाम पे और बहुत सारी चीजों आप जो रिप्लेस करते हो, कार्ट्रिज रिप्लेस करते हो, तो क्या जब आप पैसे लेकर आप कोई चीज लगा रहे हो तो क्या उसको जब आपकी जवाबदेही नहीं है कि वो उस वेस्टेज को फिर आप दोबारा से उसको रिसीव करके फिर फर्दर प्रोसेसिंग करके आप उसको आगे खत्म करो? क्योंकि नहीं तो फिर ये नॉर्मल कूड़े की तरह बनता है और फिर कूड़ा जाके कॉर्पोरेशन कहीं डंप साइट पे फेंकता है, या फिर जो भी उसकी अपनी दिक्कत आती है उसको प्रोसेसिंग करने में। तो जब आप खुद मैन्युफैक्चरर हो और सिर्फ आपके यहां से वो चीज क्रिएट हो रही है, तो डिस्ट्रॉय करने की भी जवाबदेही आपकी है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत ये मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी इस तरह की चीज बनती है तो उसको लॉजिकल एंड तक, उसको डिस्ट्रॉय करने तक की पूरी जवाबदेही मैन्युफैक्चरर की होगी। ठीक है। तो अविनाश जी, क्या स्थिति ये भी है कि असल में आरओ इस्तेमाल करने के नाम पे, पानी के नाम पे एक डर का माहौल भी हो गया है कि देखिए अगर आरओ को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पानी अशुद्ध होगा, पानी अशुद्ध होगा तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी? क्या इस तरह का भी एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा सहमति है। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं म्युनिसिपल वाटर ट्रीट करके प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें हैवी मेटल्स होने की संभावना नहीं है, जो कि इंडस्ट्रियल कंटेमिनेंट से आता है। तो जब वो संभावना नहीं है तो मुझे आरओ की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो फिल्ट्रेशन करना है उसका। और अगर कोई वायरोलॉजिकल इन्फेक्शन कंटेमिनेशन हो गया है तो उसको दूर करना है, उसके लिए कई प्रोसेसेस हैं। आरओ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। या फिर कुछ इस तरह का बना सकते हैं कि वो आरओ के साथ डबल ऑप्शन हो कि वो फिल्ट्रेशन करे, और जहां आप एक ऐसा नहीं कर सकते कि एक सिस्टम बनाया दैट विल फिट ऑल ओवर इंडिया, वेदर इट इज ए ग्राउंड वाटर और इट इज ए रिवर वाटर और इट्स ए लेक वाटर। सो आरओ कुड बी गुड फॉर ए ग्राउंड वाटर, दैट टू ऑल, वो भी कुछ लोकेशंस के लिए, सबके लिए नहीं हो सकता कि कुछ जगहों पर मुझे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट है तो वहाँ पर मैं आरओ को इस्तेमाल करूँ। लेकिन जहाँ पर नदी का पानी है, जहाँ पर लेक का पानी है, वहाँ तो बिल्कुल आरओ की। गुप्ता जी तो भी कह रहे थे देखिए आरओ के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है पानी को वेरीफाई करने का, शुद्ध करने का, प्यूरिफाई करने का। भाई गुप्ता जी उस इंडस्ट्री से आते हैं तो उनको लगता है इंडस्ट्री ने जो रिसर्च और इनोवेशन और डिजाइन करना चाहिए वो नहीं किया। अब अगर मैंने यमुना से पानी लिया है, उसको प्रॉपर फिल्ट्रेशन करके कहीं किसी एरिया में दे रहा हूँ, तो उसमें मेरे पास दो ही तरह के कंटेमिनेशन हो सकता है कि कुछ बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन हो गया हो, तो उसमें क्लोरीनेशन में करता हूँ, ज़्यादा क्लोरीन देता हूँ ताकि वो उस कंटेमिनेशन को ख़त्म करे। और जो पॉइंट ऑफ यूज़ पे अगर गया है तो पॉइंट ऑफ यूज़ पे आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस कीजिए, अल्ट्रावायलेट लगाइए, कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी बात बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कि याद कीजिए अपना बचपन, जब हम लोग रेलगाड़ी से चला करते थे और रेलगाड़ी जब रुकती थी तो प्लेटफॉर्म पे उतर के हम लोग वहाँ सामने जो नल लगा रहता था वहीं जाके सीधे जाते तो पानी पीते थे और बड़ी तसल्ली के साथ, फिर कोई दिक्कत भी नहीं आती थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन आज की तारीख में एक मानसिक रूप से हम लोग एक ऐसी धारणा बना लिए हैं कि जब कभी भी पानी पिएंगे तो कोशिश करते हैं कि बोतल का पिएं या उस तरह की। तो कहीं ना कहीं एक जो डर का माहौल, तो जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा आरओ हुआ है कि एक अनकॉन्शियस माइंड में तो एक घुसता चला जा रहा है कि आरओ पानी के बगैर आप रह नहीं सकते। ठीक है, गुप्ता जी आप कुछ बोल रहे थे, फिर मैं सवाल पूछूंगा आपसे। नहीं, सर ने बोला कि मैंने बोला कि आरओ के सिवाय और कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने जो बोला था कि आरओ के सिवाय कोई और सॉल्यूशन नहीं है घुली हुई अशुद्धियां निकालने का। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज, लेकिन अभी जो चर्चा आ रही थी कि देखिए मैन्युफैक्चरर अपनी जिम्मेदारी लेने से क्यों बच रहा है, उसके जितने डिमेरिट्स हैं उसके बारे में भी तो कोई सोल्यूशन सोचना होगा। क्या वहां पे बैकफुट पे दिखाई देते हैं? वहां पे बैकफुट पे नहीं है। देखिए आरओ की एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग ने आज हाईलाइट करी है, वो जो फैक्ट भी है कि आरओ में पानी का वेस्टेज होता है। वो 80% होता है कि 90 होता है कि 40 होता है कि 50 होता है, वो मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर डिफर करता है। जो
एनजीटी ने और जो स्टडी ने बताया कि ऑन एन एवरेज 80% होता है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो खाली 50% ही वेस्टेज करते हैं। तो वेस्टेज तो होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो परसेंटेज वेस्टेज अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन मैन्युफैक्चरर के पास क्या टेक्नोलॉजी है, किस बेसिस पे उसने बनाया है। दूसरा फैक्ट है कि वो जो पानी वेस्ट होता है उसका हम क्या करते हैं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसकी। जब हम लोग प्रोडक्ट को इंस्टॉल करते हैं, हम कस्टमर को, काफ़ी लोगों को अवेयर करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं कि जो आपका रिजेक्ट पानी आ रहा है उसको आप नाली में मत डालिए, वहाँ पे एक बाल्टी रखिए, क्योंकि ये जो पानी है इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ये साफ़ पानी है, क्योंकि इसको कुछ स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन से ये गया है। इसमें खाली ज़्यादा घुली हुई अशुद्धियाँ हैं। ये पानी पोछा मारने के लिए, घर में बर्तन धोने के लिए, गार्डनिंग के लिए एकदम यूज़फुल है। तो इस टाइप की एजुकेशन कस्टमर्स को दी जाती है। काफ़ी जगह पे कस्टमर्स अग्री भी करते हैं, लेकिन बहुत जगह कस्टमर्स का इग्नोरेंस भी होता है। पौधों में ये पानी डालना क्या आपको लगता है कि फायदेमंद होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसको गार्डनिंग में आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपने घर में पोछा लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किचन में, क्योंकि पानी किचन में ही जनरेट होता है, तो आप इसको बाल्टी में इकट्ठा करके बर्तन भी धो सकते हैं, क्योंकि ये पानी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस नहीं होता, वो निकल चुका होता है इस पानी से। सो इसलिए हम कस्टमर्स को अवेयर भी करते हैं, लेकिन काफ़ी कस्टमर्स इग्नोरेंट होते हैं। वो कहते हैं कि हमें बाल्टी नहीं इकट्ठा, पानी को बाल्टी में नहीं इकट्ठा करना, आप उसको नाली में ही डाल दीजिए। तो एक अवेयरनेस रिलेटेड इशू है जिसकी तरफ खाली हम नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स कस्टमर्स को अवेयर कराया जाता है इसके चक्कर में। ठीक है। लेकिन एडवोकेट साहब, क्या कुछ ऐसी गाइडलाइंस भी हो सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में हम कहते हैं कि स्टार रेटिंग होती है कि ये 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, क्या इस तरह की रेटिंग के जरिए हम आरओ का उपयोग और बढ़ा सकते हैं? क्या इस तरह की कोई कोशिश की जा सकती है इस बीच? नहीं, क्या रेटिंग मैं थोड़ा हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जब खरीदते हैं तो उसकी स्टार रेटिंग कर देते हैं, 5 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है, उसके हिसाब से हम आरओ की यूटिलिटी भी क्या प्रूव कर सकते हैं? देखिए, उसी बात को लेकर एनजीटी में जब खुद जो मैन्युफैक्चरर जब पहुंचे थे, तो इनका खुद का वर्जन है कि सिर्फ हम 20% ही वाटर इस्तेमाल कर पाते हैं। ये खुद का इनका वर्जन है, और ये खुद कहते हैं कि 80% वाटर वेस्ट होता है। तो वरुण भाई से मैं उस बात पे इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि जब ये एनजीटी के सामने आया तो इनको अपने दस्तावेज रखने चाहिए। तो क्योंकि यदि इनके पास वैसे कोई ये हैं आधार कि आप 50% तक यूटिलाइज कर सकते हो, तो ये बात कहीं भी अभी ना तो किसी भी आदेश में अभी तक मुझे दिख नहीं रही है। और रही बात, एनजीटी ने इसी बात को कहा है कि आप 60% जो वेस्टेज है उसको आप इस्तेमाल करने की दिशा में आपने क्या किया, और उसकी श्योरिटी के लिए एमओईएफ को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, और एमओईएफ आने वाले समय में इस पर नोटिफिकेशन भी जारी करने वाली है। तो एनजीटी भी यही चाह रही है, क्योंकि हर कंपनियां, देखिए ये तो प्रतिस्पर्धा तो रहेगी रहेगी। जब आप मार्केट में आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो अपने सामान को बेचने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब सरकार किसी मैन्युफैक्चरर को या किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर सकती। सरकार का एक मापदंड होता है, जो जनरल मापदंड होता है, और उस पर आप, यदि आप आ रहे हैं तो आप पास हैं, नहीं आ रहे हैं तो आप नहीं हैं। तो उस पर फिर रेटिंग वाला ये मामला तो इनका अपना म्यूचुअल हो सकता है, या जो भी इनकी अपनी इंडस्ट्री में हो सकती है, लेकिन जहां तक सरकार का या कोर्ट का प्रश्न है, तो कोर्ट एक निर्धारित मापदंड को लेकर ही चलती है, और वो मापदंड ऑलरेडी स्थापित हो चुका है। इनका खुद का वर्जन है कि 80% वाटर वेस्ट करते हैं, एनजीटी कह रही है कि उसको 60% तक आप इस्तेमाल करने की दिशा में आप नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, और जो भी उसको आप श्योरिटी इसको दें कि आप जो वाटर वेस्टेज है उसको आप कैसे मिनिमाइज करेंगे। ठीक है अविनाश जी, हमने देखा है महानगरों में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, और महानगरों में जो पानी सप्लाई करने वाली एजेंसीज होती हैं उनका दावा है कि देखिए हम तो 100% शुद्ध पानी सप्लाई करते हैं। इन दावों के बावजूद भी अगर इतनी फ्रीक्वेंसी में आरओ का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या स्टेटस सिंबल भी हो गया सर? नहीं, स्टेटस सिंबल भी और अज्ञानता भी हम कह सकते हैं। स्टेटस सिंबल है, और जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैंने नदी से पानी लिया है, रिवर से पानी आया है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया है, उसके बाद आपको दिया है, तो उसमें आरओ की कोई आवश्यकता रहती नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कोई महानगर, बहुत बड़ा महानगर है जहाँ पर हो सकता है कि म्यूनिसिपल सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही हो और ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हो, उस केस में मुझे आरओ चाहिए होगा, लेकिन मुझे उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो एरिया, किस एरिया में टोटल डिजॉल्व सॉलिड की क्या स्तर है और मुझे क्या चाहिए। और अगर वहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे आरओ लगाना है, तो आरओ कंपनी को कुछ इस तरह का अटैचमेंट डेवलप करना चाहिए कि रिजेक्ट वाटर भी यहाँ कलेक्ट होगा, और वो भी विद द ओपन ऑफ टेप। मैंने अगर नल खोला तो वही मिल जाएगा,
जैसे मैंने यहाँ आरओ लगाया उसी के बगल में उस पानी को यूज कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह की बात होना चाहिए। अब मैं बकेट रख रहा हूँ उसमें करूँगा, जब 21st सेंचुरी में हम लोग हर चीज़ में ऑटोमेशन देख रहे हैं और बकेट कौन रखेगा। तो उस तरह की जो रिसर्च है, उस तरह की ज़रूरत है, वो ध्यान देना है। और आरओ का इस्तेमाल निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये लोगों में अवेयरनेस की कमी है, इसीलिए ऐसा हुआ है कि सभी ने आरओ लगाया। लेकिन अगर मुझे लगे कि अगर मुझे सिर्फ कैल्शियम ही 70 मिलीग्राम चाहिए और टोटल 10 मिलीग्राम आरओ के पास टोटल डिजॉल्व सॉलिड दे रहा है, तो उसमें कैल्शियम भी नहीं है, उसमें मैग्नीशियम भी नहीं है, उसमें सोडियम भी नहीं है, जो जितने एसेंशियल मिनरल हैं, आयरन नहीं है, तो फाइनली मेरी बॉडी में कंप्लीटली मैं डिमिनरलाइज हो गया। तो अविनाश जी, आप ये कह रहे हैं कि बिना जरूरत के अगर आरओ इस्तेमाल हो रहा है तो आपकी सेहत पे प्रतिकूल असर डालेगा? बहुत ज्यादा प्रतिकूल असर डालेगा। अच्छा, ये सेहत के लिए बहुत मतलब खराब है, होना ही नहीं चाहिए। ठीक है गुप्ता जी, आपको लगता है कि वो समय आ गया जब आगे बढ़ के कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां एनजीटी भी संतुष्ट हो जाए, कोर्ट में भी आप अपनी बात रख पाएं और जो कंज्यूमर आपके लिए है उसके सामने जो आपकी क्रेडिबिलिटी है उस पर कोई डेंट ना आए? क्या सोचा है सर आगे? देखिए, एक चीज़ जिससे मैं काफ़ी डिसएग्री करता हूँ, जो एनजीटी का क्राइटेरिया है 500 पीपीएम लेवल टीडीएस के ऊपर ही आरओ ज़रूरत होता है। 500 पीपीएम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स हो सकते हैं। जब तक आप अपना पानी के अंदर केमिकल टेस्ट नहीं करवाएंगे किसी लैब में से, जब कोई 500 पीपीएम कोई प्रॉपर वो नहीं है, स्केल नहीं है डिसाइड करने के लिए। अगर आपके यहाँ, जैसे मैं महानगर में आप बात करते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ में पानी आता है, हमारे यहाँ 24 घंटे पानी नहीं आता है। कोई भी म्यूनसिपैलिटी नहीं है जहाँ 24 घंटे में 24 घंटे घरों में पानी का सप्लाई आता है। जब उन पाइप्स में पानी नहीं चलता तो हवा आती है, ये सारी पाइप्स आयरन की होती हैं, उसके अंदर रस्टिंग होती है और आपके पास एक्सेस आयरन वाला पानी, जब क्योंकि आप अगर 24 घंटे में से खाली 4 घंटे या 5 घंटे पानी आता है, बाकी 18-20 घंटे पाइपलाइंस ड्राई रहती हैं। उस टाइम पे उसके अंदर ऑक्सीजन आती है, उसकी वजह से रस्टिंग होती है और आपके पास एक्सेस आयरन आता है पानी में, क्योंकि जब वापस पानी आएगा रस्टेड पानी आपके साथ लेके आएगा। तो म्यूनसिपैलिटीज़ वाले पानी में भी एक्सेस आयरन मिलता है। अभी ही रिसेंटली लास्ट वीक स्टडी हुई थी जहाँ पे सारी बड़ी सिटीज़ के पानी को टेस्ट करा गया, जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का पानी सप्लाई होता है। सिवाय एक सिटी के, इंडिया के कोई भी ऐसी सिटी नहीं थी जिसने BIS की गाइडलाइंस मैच करी हुई। आज काफ़ी इसके ऊपर वार्तालाप चल रहा है, काफ़ी लोग डिनाई कर रहे हैं, लेकिन एक स्टडी हुई है जिसके जो सरकारी विभाग ने ही करवाई है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर भी वेटेज है। सो इसलिए खाली पीपीएम को डिसाइड करके आप नहीं डिसाइड कर सकते आपको आरओ की ज़रूरत है कि नहीं है। कंज्यूमर्स को कैसे, मे बी गवर्नमेंट को हर एक उसके अंदर बताना पड़ेगा, लोकेलिटी वाइज डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा कि वहाँ पे जो पानी है वहाँ ग्राउंड वाटर में किस टाइप की इम्प्योरिटीज़ हैं। अगर वहाँ पे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, हो सकता है आपका टीडीएस लेवल खाली 250 हो, लेकिन आपके पास हानिकारक आर्सेनिक और फ्लोराइड आ रहा होगा ग्राउंड वाटर से, तो वहाँ पे आरओ ही एक सोल्यूशन है उस आर्सेनिक या फ्लोराइड। पर एनजीटी के जरिए इस प्रेशर बिल्डअप करने से पहले ये नहीं सोचा गया ना, यानी उससे पहले ये जिम्मेदारी उठाने की कोशिश नहीं की गई? जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाई? जैसे मैंने आपको बताया, सर ने बताया कि आपको कोई सामान देना चाहिए जिसके अंदर रिजेक्ट वाटर इकट्ठा हुए। हमारे पास 3 साल पहले से पैटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसको हम जीरो वाटर वेस्टेज बोलते हैं। ये एक पैटेंट हमें 4 साल पहले ग्रांट हुआ था। हमारे सारे प्रोडक्ट्स में एक एडिशनल टैंक साथ में लग सकता है जिसके अंदर रिजेक्ट वाटर जाता है और उसको आप टैप से निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए कस्टमर्स को थोड़ा पैसा देना पड़ता है, तो बोलते हैं हम बाल्टी में लगा लेंगे। ठीक है सर, आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। एडवोकेट साहब, क्या आरओ पे बैन लगाना ही समस्या का हल है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि एनजीटी की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है। एनजीटी ने कमेटी बनाई थी और कमेटी सारे सरकारी विभागों को मिलाकर बनी थी और उस कमेटी का ऑब्जर्वेशन है जो टीडीएस की बात कही गई है। तो कहीं से भी एनजीटी एज ए एक्सपर्ट अपने आप नहीं कह रही है, वो सारे विभिन्न जो वैज्ञानिक है उनका ये आधार है। और रही बात आरओ की, तो एक इसी केस में एक आरोप ये भी लगा था कि फिरोज शाह कोटला जो मैदान है, क्रिकेट का मैदान है, उस मैदान को तैयार करने में आरओ के वाटर के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बावजूद बाद में फिर उसको डिनायल हुआ, फिर लेकिन इस तरह से आरओ के दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब तो बात वही उठती है कि एक तो आरओ से उतना वाटर वेस्टेज हो रहा है और इस तरह से आरओ के पानी का इस्तेमाल इन सारी चीजों के लिए होगा, तो फिर तो जाहिर सी बात है कोर्ट तो इसमें संज्ञान लेगी और इसमें लिया है। ठीक है, चलिए, तो वाद विवाद है, तर्क वितर्क हो रहे हैं और क्या परिणाम निकलेगा इसका इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का समय निकाले, स्टूडियो में आए, अपनी
अपनी बात रखी। तो इसी के साथ देश देशांतर में आज बस इतना ही। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, हमें आपके रिएक्शंस का, आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप जानते ही हैं कि आप हमारे कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।